देखिए, वक्फ की जो विरोध की बात है उस पर मैं कई और पहले भी चैनल्स में कह चुका हूँ। तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाया जा रहा है कि इतने लाख एकड़ वक्फ की जमीन जो है वो, तो इसमें सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो 90% जो जमीन है वक्फ की, वो यहाँ की मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान है जहाँ पे मुसलमान समाज के अपने लोग दफन हैं, या जो उनकी आने वाली जनरेशन होंगी दफन हो। तो कभी भी किसी भी समाज में इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स के बाहर आना चाहिए कि इतने लाख एकड़, इतने लाख करोड़ की जमीन, जो कि उसकी आस्था से जुड़ी हुई मस्जिदें। हाँ, जो दिक्कतें हैं उसमें आपको 2 चीजें समझनी होंगी। 2 तरह के वक्फ होते हैं, वक्फ अलल औलाद और एक वक्फ अलल खैर। जो प्रॉपर्टीज जो मस्जिद को दी जाती हैं, कब्रिस्तान को दी जाती हैं, जिसमें जनरेशन से सिर्फ मस्जिद यानी इबादत और कब्रिस्तान जहाँ पे दफन होते हैं उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, किसी पर्पस के लिए। तो अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है कि जहाँ पे कई कब्रिस्तानों के कब्जे हो चुके हैं, बस्तियां बस गई हैं, तो उनको खाली करा के अगर वो ऐसे संशोधन का उसमें प्रावधान है कि मैंने भी प्रावधानों, क्योंकि यहाँ पे जो जेपीसी आई थी मेरे भी इंटरेक्शन हुए हैं, तो कई अच्छे उसमें भी सुझाव हैं बना के, तो उसका ख्याल किया जाए। पर जो अलल औलाद है, मतलब जो इंडिविजुअली लोग वक्फ प्रॉपर्टीज को वक्फ कर देते थे, उनको मान लिया कि खानदान में कोई उनका बच्चा लायक नहीं निकला, जिसने कोई जुए की बुरी आदत हो गई या ऐसी आदत, ठीक है, तो वो पेरेंट, वो बाप, वो उसको वक्फ कर देते थे। तो उन प्रॉपर्टीज के ज्यादा तक सारे झगड़े हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश का जो मेरे पास आंकड़ा है, 1.25 लाख ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे उन प्रॉपर्टी के साथ उनका रख रखाव बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। तो इसमें जरूर उसका सुधार होना चाहिए कि ऐसी प्रॉपर्टी समाज के अच्छे कार्यों में आए। तो अब ये देखना है, क्योंकि अभी तो जेपीसी की एक जो संशोधन है वो गया है, फिर ये कैबिनेट में फिर से बिल तैयार होकर फिर आएगा। तो अभी एक प्रोसेस है, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कहीं ना कहीं जेपीसी में गया तो विद इन एनडीए इसके खिलाफ भी विरोध था। कल आज ठीक है, मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। जेपीसी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी, उन्होंने भी क्या कहा है ये भी हम समझेंगे, और विनोद साहब के पास भी आऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले ये जो विरोध है वो किन पॉइंट को लेकर के है, इसको भी जरा समझते चलिए कि आखिर क्यों वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का इस कदर विरोध हो रहा है, जो आज भी दिखा काली पट्टी के साथ में। तो दरअसल मुसलमानों, जो विरोध करने वाले बता रहे हैं कि मुसलमानों की धार्मिक स्वायत्तता पर यह सीधा हमला है, यह धार्मिक मजहबी मसला है। गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल किया जाना भी यही इसी तरह का हमला है, और यह सरकार का हस्तक्षेप गलत है। इससे वक्फ की धार्मिक पहचान और स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर, यानी कि लंबे समय से इस्तेमाल की जो क्लॉज है उसको अगर खत्म किया गया तो इससे मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मदरसों जैसी कई संपत्तियां खतरे में पड़ सकती हैं। विधेयक वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की साजिश है, यह भी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि विधेयक गैर मुस्लिम दावों के लिए खोलने की एक साजिश है। ऐसे दावे आने शुरू हो जाएंगे जो मुस्लिम समाज के बाहर से आएंगे। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से समुदाय का नियंत्रण भी कम हो सकता है। ये वो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए, कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे एक प्रदर्शनकारी ने आज एआईएम के थे, क्या कहा उन्होंने। देखिए, सरकार ये जो बिल आई है ये आर्टिकल 14, 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेंस है। तो हमारा डिमांड यही है कि हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी, ना कि सरकार की प्रॉपर्टी है। ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है।
आप इसमें कानून लेके आ रहे हैं, इसमें आप पावर दे रहे हैं। आप बताइए, आप मेरे केस में मैं जज कैसे हो सकता हूं? आप सरकार पूरे पावर दे रही है कलेक्टर को, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हम लोग इसके खिलाफ उतरे हैं और हम इसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज करेंगे। बंगाल में हम हैं यहां पर। विनोद बंसल साहब, आज मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं। हमने तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कल भी बात की थी और लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि जब आप 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आते हैं और आप कहते हैं कि यह प्रोग्रेसिव बनाएगा मुस्लिम समाज को, लेकिन विरोध होता है। जब आप सीए की बात करते हैं, एनआरसी की बात करते हैं या फिर वक्फ संशोधन की बात करते हैं, और हर बार आप कहते हैं कि इससे समाज की तरक्की होगी, लेकिन मुस्लिम समाज के कई लोग मानते हैं कि यह एंटी मुस्लिम दरअसल है, ये उनको परेशान करने की कोशिश है। आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं फिर उन्हें? अच्छा जी, देखिए 2-3 बातों को, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया। मैं कहूंगा कि अतर हुसैन साहब भी एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे जो इनकी इनिशियल बातों से लगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इस डिबेट को हम वाकई एक इंटेलेक्चुअल डिबेट रखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि जो आपने कहा कि सीए का विरोध तो हुआ, नो डाउट, लेकिन क्या उस विरोध के पीछे कोई मानसिकता थी? आज तक जो विरोध हुआ सिर्फ ये कह के हुआ कि अगर सीए कानून बन गया तो मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट हुए कई वर्ष हो गए, आज तक क्या किसी मुसलमान की, भारतीय मुसलमान की कोई नागरिकता छिनी? क्या नहीं छिनी। इसका मतलब झूठ और प्रोपेगेंडा के आधार पर मुस्लिम समाज को भड़का के, बरगला करके, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा करके और लोगों की परेशानियों को क्रिएट करके इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जो बिल्कुल मिथ्या और तथ्यहीन था। ये पूरे दुनिया को अब एस्टेब्लिश हो चुका। और सिर्फ कुछ कट्टरपंथी जो नेतृत्व था वो मुस्लिम समाज को अपने कब्जे में रखना चाह रहा था। यही बात 3 तलाक के केस में हुई। अजय जी, मैं कहता हूं 3 तलाक कानून बनने के बाद में अनेक मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला, लेकिन क्या किसी मुस्लिम महिला को अन्याय हुआ इससे? नहीं। क्या किसी मुसलमान की कोई जो उसका राइट था वो छिना? क्या नहीं। अब मैं कहता हूं मुसलमानों की महिलाओं को भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो शेष समाज की महिलाओं को मिलने को हैं। तो उसमें किसी को तकलीफ क्यों हो सकती है भाई? तो ये दोनों कानून में यही बात थी। विरोध इन्होंने किया, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना, सिर्फ और उसके तथ्यहीन विरोध करना, ये ठीक नहीं है। अब आते हैं हम इसी वक्फ बोर्ड वाले पर। तो वक्फ बोर्ड वाले मामले पर मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो अभी तक जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ रहा है वो कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार क्यों भाई? मैं कहता हूं कि वक्फ, अगर आप रिलीजियस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो निस्संदेह रिलीजियस प्रॉपर्टी में 50% कंट्रीब्यूशन तो महिलाओं का भी है ना, अगर आप रिलीजन की बात करते हैं तो। लेकिन उन महिलाओं को आज तक, जिनको के मस्जिद जाने का अधिकार नहीं दिया मुसलमानों ने, वो कट्टरपंथी नेतृत्व ने, आज तक कोई देश की कोई एक मस्जिद नहीं मैंने सुनी जहां पर कोई मस्जिद महिलाओं को भी नमाज पढ़ने की अनुमति हो। आज तक कोई एक मुस्लिम नेतृत्व को ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि महिलाओं को हलाला से मुक्ति मिलनी चाहिए, जो कि वेश्यावृत्ति के समान है। आखिरकार आज तक किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को, वो जो नकाब में और अपने हिजाब में और बुर्के में बंद करके जो कैद करके रखा जा रहा है, क्या भारत की महिलाओं के साथ ये विरोध अपना भेजा नहीं है क्या? उनके साथ कोई अन्याय नहीं है क्या? अत्याचार नहीं है क्या? अब आते हैं वक्फ बोर्ड पर। मैं कहता हूं वक्फ बोर्ड में जब देखिए कि वक्फ बोर्ड जो संपत्तियां हैं, निस्संदेह मैं मानता हूं कि ये मुस्लिम समाज के हित के लिए बनाता है और मुस्लिम समाज के हित के लिए है भी। और अभी जो संशोधन हो रहा है वो उनके हित में ही संशोधन हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसलिए बराबर नहीं बल्कि उन्होंने तो बहुत एक महिला प्रतिनिधि रखने की बात करी है। मैं तो कहता हूं उसमें 50% महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए, क्योंकि 50% पॉपुलेशन है उनकी। दूसरी बात ये कि ये जो गैर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास में, उसमें से काफी सारी संपत्तियों पर विवाद ये है कि हिंदुओं की संपत्तियों को हड़प करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तमिलनाडु के उस गांव की जिक्र करता हूं जो 1500 साल पुराना गांव है। ओके। इस्लाम का उदय हुआ 1400 साल पहले। ठीक है। और वो मंदिर और जो गांव है वो जिसमें कोई मुसलमान नहीं रहता, उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बना दी। और तीसरी बात यही, जहां तक ट्राइबल की, अपने ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हो, तो आखिरकार दुनिया के अंदर कोई एक कानून, कोई एक देश के अंदर कानून बता दीजिए, इस्लामिक देश के अंदर कोई कानून ऐसा नहीं है कि एक संस्था को इतने पावर दे दिए जाए जो उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी नहीं है, कि भाई जिस संपत्ति को वो वक्फ डिक्लेयर कर दे वो उसका, उसके बाप का। क्योंकि वक्फ यूजर क्यों होना चाहिए भाई? उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने सारी बातों का विनोद जी जवाब दिया है एक एक करके पॉइंट वाइज। मैं अतर साहब से भी समझूंगा इससे, लेकिन उससे पहले ये भी दिखाता चलूं मैं कि जो दूसरा पक्ष जो आप कह रहे हैं वो क्या है।
संशोधन बिल के पक्ष में वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, और आज जो विरोध हुआ है काली पट्टी बांध करके, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया। क्या कहते हैं और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर की क्या दलील है, सुनिए। सरकार तो यही कह रही है, ये संपत्ति अगर आपकी है तो अब कागज दो। 1359 फसली को हम मान लेते हैं, आप कोई कागज प्रस्तुत करो कि मौखिक खाली कह दो कि ये सामान हमारा है। इसको कोई नहीं, तो इसमें डीएम्स को जांच करने का अधिकार दिया जा रहा है कि अगर वो कोई क्लेम करते हैं तो उसकी जांच हो, जांच करके अगर उनका है तो उनको मिलेगा, नहीं उनका है तो उनको क्यों मिलेगा। अपने हाथ में काली पट्टी बांध के जाएं, तो काली पट्टी बांध के कहीं कोई काम करने जाता है, कहीं कोई विरोध ट्रेड यूनियन करती है, तो मतलब है कि जहां जा रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये क्या उन्होंने अपने अल्लाह के खिलाफ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ये अपील किया है कि आप काली पट्टी बांध करके प्रेयर पढ़ें, क्योंकि अभी तो कानून हमने जेपीसी की रिपोर्ट दी है, इसके बाद अमेंडेड बिल लेकर के सरकार आएगी, तो बेहतरी के लिए सरकार अमेंडेड बिल लेकर के आ रही है। पहले भी जो अमेंडमेंट किया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी से उसका लाभ मिले आम पसमानदा गरीबों को, और इसके बावजूद भी अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके की एक अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर से मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अतहर हुसैन साहब, सीधे सवाल आपसे कि जैसा विनोद बंसल जी कह रहे थे, जैसा जगदंबिका पाल साहब कह रहे थे, जेपीसी की अगुवाई कर रहे थे वो, कि दरअसल ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है क्या, असल में उनके फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए है, लेकिन चंद लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है समाज पर, चाहे वो कट्टरपंथ की बात कह रहे हैं विनोद बंसल साहब, या फिर पसमानदा समाज के लोग ये भी बताते हैं कि कुछ चंद बड़े प्रभावशाली लोगों का कब्जा वक्फ बोर्ड पर है, तो उनको भी ऐतराज है। क्या है हकीकत? देखिए, मैंने अपने ओरिजिनल जो स्टेटमेंट में जो बात कही शो के ऑन पे, वही बात कही। कहीं से भी ये पब्लिक डिस्कोर्स ना जाए कि ये लाखों एकड़ की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए किसी और धर्म के लिए तो उसके रिलीजियस प्लेस या उसकी जो आस्था की जगहें हैं जहाँ पे लोग दफन होते हैं, हम उसको क्वांटिफाई करने लगेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी या एरिया में, तो वो एक अलग डिस्कोर्स होता है। बट ये पब्लिक डिस्कोर्स था, मीडिया का डिस्कोर्स था। बट विद इन जो जेपीसी और उसके जो चीजें हैं वो अमेंडमेंट से रिलेटेड, वो काफी और मुद्दों पे बातचीत है। तो अगर जगदंबिका पाल जी ने जो बात कही, तो मैं अभी उस बात पे रहूंगा कि फिलहाल जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जानते हैं, अभी जेपीसी के बनने के बाद, उन अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन के बाद, इस पे जो पार्लियामेंट में बहस होके जब इसकी संस्तुति होके जब ये जाएगा, तो फिर से रीड्राफ्ट होगा और वो फिर से कैबिनेट से अप्रूव होके बिल आएगा, तब उस पर बहस होगी। और मैं जो बात कह रहा था कि दो मुख्य अंग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, और तभी जेपीसी बनी थी, क्योंकि जिस दिन बिल पेश हुआ था उस दिन तेलुगु देशम पार्टी ने और जेडीयू ने और आपकी जो कि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान साहब की पार्टी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने कुछ मुद्दे उठाए थे पार्लियामेंट के फ्लोर पे, तभी जेपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है, शायद आपकी नजर से रहा हो या ना रहा हो, चंद्रबाबू नायडू साहब का, वो एक अफ्तार आयोजित करते हैं, बल्कि उस अफ्तार में मुख्यमंत्री वो नमाज में भी खड़े, मतलब वो नियत बांध के नमाज भी शायद पढ़ रहे हैं। तो उसमें उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ नाजायज नहीं होगा, वो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है एनडीए के उस अंक का। तो अब मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज, खासतौर से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बिल पे अपनी बात रख रही हैं मुस्लिम समाज से, वो इस बयान को ध्यान में रखते हुए आप आगे बात करें। और जब इनके अमेंडमेंट्स यूनियन कैबिनेट से जो बिल तैयार हो के आ जाए, तो ऐसे जो पार्टनर्स हैं विद इन एनडीए, जहां आपको लगता है आपको कोई दुश्वारी है, अगर नहीं बीजेपी में आपको लगता है कोई सुनवाई है, तो आप नीतीश जी हैं, आप नायडू साहब हैं, आप चिराग पासवान जी हैं, वहां तक अपनी और उनके पास रख सकते हैं अपनी बातों को, जो भरोसा दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि
जी जी अतर साहब, बिना मैं दोबारा झगड़ा लौटता हूं किए आपके पास। सबको इख्तियार है। एब्सोल्युटली, जो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि फिलहाल धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी बिल सामने ही नहीं है। जो जयदेव साहब भी कह रहे थे, अभी तो बिल फाइनल शेप में आना बाकी है। तो यह भी समझते हैं अब कि सरकार बिल के दोनों, सरकार जो है और या फिर जो समर्थक हैं इस बिल के, वो क्या तर्क देते हैं इस बिल के समर्थन में, या फिर कहें कि वक्फ बोर्ड के लिए जो संशोधन लाने की जरूरत को क्यों बताते हैं। वक्फ बोर्डों में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग की बहुत सारी शिकायतें हैं, शिकायतों का अंबार है कि यहां पर भ्रष्टाचार है और दुरुपयोग होता है संपत्तियों का। यह भी कहा जा रहा है पक्ष में कि कलेक्टर को सर्वेक्षण के अधिकार देने से और संपत्तियों के पंजीकरण से दरअसल इसमें पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही आएगी, जिससे सब कुछ सही तरीके से चलेगा। वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिमों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए हो सकेगा। अभी चंद लोगों का इस पर दबदबा है। बोर्ड में महिलाओं, शिया, सुन्नी, बोहरा समुदायों के लिए जगह भी बनाई जा रही है संशोधन के जरिए, और इसका भी मकसद यही है कि फिर प्रभावशाली लोगों का दबदबा घटेगा और कमजोर तबकों को भी फायदा होगा। सरकारी संपत्तियों को वक्फ के दावे से बाहर किया जा सकेगा। कई ऐसी भी शिकायतें हैं। कलेक्टर के स्वामित्व जांच के प्रावधान से अतिक्रमण रुक पाएगा, यह भी कहा जा रहा है, और वक्फ की असली संपत्तियों का संरक्षण इससे होगा। जो सही मुल्की संपत्तियां हैं, जो अतर साहब कह रहे थे कि कई कब्रगाहों पर भी कब्जा कर लिया गया है, और फिर उनका इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो पाएगा। यह भी दलील दी जा रही है संशोधन के पीछे। और ट्राइब्यूनल का जो फैसला आखिरी होता था, तो अब उसके ऊपर अदालत में अगर अपील होगी, तो इससे जिन लोगों को कानूनी राहत नहीं मिलती थी, उन्हें अब राहत मिल पाएगी। यह भी समझना होगा कि मुसलमान समाज का एक तबका वक्फ संशोधन बिल का समर्थन भी कर रहा है। पसमानदा समाज के लोग बताते हैं कि असल में वक्फ की बेशुमार जमीनों पर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों का कब्जा है, और इसीलिए वो कानून में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर यह बिल पास होता है, कानून में संशोधन होता है, तो फिर गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग क्या कहते हैं, सुनिए। कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे मौलाना अरशद मदनी साहब हों या महमूद मदनी साहब हों या ओवैसी साहब हों या फिरंगी महली, ये जितने लोग विरोध कर रहे हैं सब वक्त की ज़मीनों पे सभी के कब्जे हैं। इसमें कोई गरीब मुसलमानों का कब्जा नहीं है। ये सब बड़े लोग हैं, यही लोग कब्जा किए हुए हैं। आज पूरी कौम को ये गुमराह कर रहे हैं कि वक्फ बिल से बड़ा नुकसान होने जा रहा है, सारी प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी, ताकि इनकी जो जागीर चली आ रही है, कब्जा किए हुए, डकैती डाले हुए बैठे हुए हैं, उसको बचाने के लिए पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। इसमें पसमानदा मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। ये जो डकैती डाले बैठे हैं, ये ज़मीनें इनसे निकलेंगी तो पसमानदा मुसलमानों को मिलेंगी। इससे पसमानदा मुसलमानों का फ़ायदा है। इस बिल का वो समर्थन करते हैं, सरकार के साथ है पसमानदा मुसलमान। मुझे इस दौर को अथर साहब से शुरू करना पड़ेगा, फिर आता हूं आपके पास भी बंसल साहब। अथर साहब, ये जो एक नैरेटिव की बात अभी कर रहे थे बंसल साहब कि नैरेटिव बनाया जा रहा है, चंद लोग बनाते हैं, क्या पसमानदा समाज के जो एक नुमाइंदे कह रहे थे अभी लखनऊ के पास बाराबंकी से, इस नैरेटिव में कितना दम है? पसमानदा समाज तो अधिकतर समाज है ही है मुस्लिम समाज का, और वो मूल निवासी समाज है इस देश का, और उसमें जो भी उसके हित की बात होती है। बट मैं वक्फ के लिए फिर से आपको बता दूं, इस चीज को समझना पड़ेगा, शायद जो भी जानकार हैं इसके, और हमारे जो भाई बोल रहे थे उनको इस अगर जानकारी है कि नहीं है, दो किस्म की प्रॉपर्टी है, वक्फ अलल औलाद, वक्फ अलल खैर। जो वक्फ अलल खैर है उसमें 90% जो प्रॉपर्टीज हैं वो कब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह है, जहाँ पे इबादत होती है या दफन होते हैं या मुर्दे दफन किए जाते हैं। वो बहुत मतलब पूरे हिंदुस्तान का अगर आप नक्शा उठाएं, इमाम बाड़े लखनऊ आप आ जाइए, बहुत बड़ी बड़ी जो इबारतें हैं सब वक्फ हैं, जो आज एएसआई के भी उसमें हैं और कुछ वक्फ के भी डिस्प्यूट्स हैं, तो वो सब प्रॉपर्टी। बट जो बात वक्फ अलल औलाद की है, मतलब जो मान लिया 200 साल पहले किसी ने अपनी प्रॉपर्टी, कोई बाग या खेत या मकान कर दिया था, तो वहां से जो डिस्प्यूट्स उठ रहे हैं, उन पे कब्जे हैं, उनमें झगड़े हैं, तो उनमें सुधार की जरूरत है। मैं नहीं समझता किस तरह से ये प्रॉपर्टीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। ये जो डिस्कोर्स हो रहा है, ऐसा कुछ होना नहीं है। ये विद इन जेपीसी ने भी ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है। जो टाइटल्स हैं वो ऑलरेडी हैं। आज जहां पे डिस्प्यूट है, जैसे कब्रिस्तानों पे बेशुमार कब्जे,
मतलब वो उसमें हर समाज के, मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान के इलाका ज्यादा वहां बस्तियां बसाए तो उन पे बेहतरी हो सकती है। या जो आप बात कर रहे थे विनोद बंसल जी और तमाम वो लोग कि कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जहां पे प्रॉपर्टी के, तो उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। और ऑलरेडी जो ट्रिब्यूनल का जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। ट्रिब्यूनल की अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारे जुडिशल, वो पैरेलल बॉडी है हमारे जुडिशल प्रोसेस की, तो वही करती है। उसमें कोई मुसलमान या उसका किसी का रिजर्वेशन नहीं है। उसमें ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स होते हैं और जो जुडिशल बैकग्राउंड के होते हैं वो लोग, वो सब प्रोविजन है। मुझे और रहा सवाल जी विनोद बंसल साहब, एक रिएक्शन आपका कि जो बात आ रही है, जो अतहर साहब कह रहे हैं बार बार कि इसको जिस नैरेटिव के साथ पेश किया जा रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, दरअसल वही गलत है। असली जो सवाल हैं उसको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन डिस्कोर्स के लेवल पर सारी लड़ाई है। तो सवाल है कि आप, ये भी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि अगर ये सुधार के लिए है तो समझाइए। देखिए अजय जी, मैं एक बात से मैं इनके अतहर जी से सहमत नहीं हूं कि इन्होंने कहा कभी वक्फ ट्राइब्यूनल इंडिपेंडेंट बॉडी है। बिल्कुल नहीं। शायद या तो इन्होंने पढ़ा नहीं या उसको भ्रमित होकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वक्फ ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो कहता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। गलत है सर। और दूसरी बात ये, आप अभी गूगल सर्च कर लीजिए एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल की, आप वो देख लीजिए कौन कौन मेंबर्स है। मैं कहीं अभी भेज दूं। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बता दो आप बोल दो, आप बता दो, नाम बता दीजिए, आप नाम बता दो, कोई एक नाम बता समय कम है, हम अगले डिबेट में, अगली चर्चा में हम ये भी रख लेंगे। अजय जी, मैं कह रहा हूं कि एक नाम बता दें, इनको तो पता है ना नाम, एक नाम कोई बता दें जो गैर मुसलमान है किसी वक्फ ट्राइब्यूनल में हो। कोई नहीं हो सकता, वो तो लॉ का पार्ट है भाई। नहीं ठीक है, ओके चलिए, इसका फैक्ट मैं भी जुटा लूंगा और आगे हम इस पर बात कर लेंगे। लेकिन विनोद बंसल साहब, असली सवाल यह है कि अगर सरकार सुधार की बात करती है तो सरकार की ही जिम्मेदारी समझाने की भी है। निस्संदेह सरकार की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है। प्रश्न क्या होता है, देखिए सरकार ने तो समझाने की बहुत कोशिश करी और समझाएगी क्या? अभी तो बिल जो संसद के पटल पे नहीं आया, नदी नहीं आई, उससे पहले मगरमच्छ आ गए। आप देखो अजय जी, ये जो स्थितियां परिस्थितियां जो कट्टरपंथी लोग हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर जो निर्माण करने की कोशिश करते हैं, यही देश के लिए घातक है। जी चलिए, इतना ही वक्त था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें निकलकर इसमें जो अतहर साहब कह रहे हैं और विनोद जी कह रहे हैं उससे निकल करके आ रही हैं कि असल में जो विवाद पैदा सामने दिखाई दे रहा है उससे इतर बातें कुछ और हैं, लेकिन डिस्कोर्स के लेवल पे कुछ और आ रही हैं और इसीलिए बार बार ये तकरार का दौर भी नजर आता है। तो क्या ये तकरार का दौर खत्म होगा और सुधार की शुरुआत होगी? देखना होगा।